सेकेंडली जो है वो डायरकी एट द सेंटर। तो बेसिकली 1919 में ये होता है कि प्रोविंसेस के अंदर डबल रूल स्टैब्लिश हो जाता है। डबल रूल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जैसे कि आज के टाइम में आप देखोगे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो किसी किसी स्टेट में होती है, किसी किसी स्टेट में नहीं होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन कहने की बात यह है कि उस टाइम पे प्रोविंसेस में डबल रूल था, ठीक है। 1919 के एक्ट की बात कर रही हूँ मैं। और 35 के अंदर जो एक्ट हुआ उसके अंदर चेंज हो गया। तो प्रोविंसेस के अंदर डुअल रूल जो था जो अबॉलिश कर दिया गया और सेंटर में वो एस्टेब्लिश कर दिया गया। आज भी आप देखोगे सेंटर जो है वो बाई कैरेमल है, मैंने आपको ऊपर बताया था, लोकसभा और राज्यसभा के फॉर्म में। तो बेसिकली प्रोविंसेस को पूरी तरीके से आज़ादी दी गई। तो बेसिकली कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो क्या कहते हैं दे दिए गए फेडरल लेजिस्लेचर को कि आप जो है उसमें जो है अपना रूल कर सकते हो। और कुछ मैटर जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए थे, जैसे कि रिलीजियस मैटर, रीजनल एरिया, फॉरेन अफेयर्स वगैरह। और गवर्नर जनरल का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल था। और सेंट्रल लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल नहीं था ओवर द रिजर्व सब्जेक्ट। तो बेसिकली जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है, जैसे कि आज के टाइम में आप देखोगे कि जो लोकसभा होती है वहाँ पर वो पूरा कंट्रोल रखती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वो कंट्रोल उसको नहीं दिया गया था, बाकी सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया था। तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप जो है वो स्टैब्लिश हो गई थी गवर्नर जनरल की। जो गवर्नर जनरल बोलता था वही होता था। जैसे कि आज के टाइम पे जो है प्राइम मिनिस्टर का पावर चेक करने के लिए कैबिनेट दिया जाता है, लोकसभा दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट टर्न एज अ कुड नॉट टर्न एज अ डिक्टेटर, इसलिए। लेकिन उस टाइम पे कोई पावर चेक नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं जो पावर चेक की कमी होने के कारण गवर्नर जनरल जो है वो डिक्टेटर के रूप में था, क्योंकि जो भी चीज़ें वो करना चाहता था वो कर सकता है। और एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जैसे कि 1919 का जो एक्ट था उसमें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि एक यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट थी। मतलब मोस्ट ऑफ द पावर जो थी वो किसके हाथ में थी, सेंटर के हाथ में थी, और फेडरल के हाथ में कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली इसके साथ क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल हो जाता है और ऑटोनॉमी दी जाती है किसको, प्रोविंसेस को, कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है रूल कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लेकिन ये है कि प्रोविंसेस जो है वो जो है अकाउंटेबल थे टू द लेजिस्लेचर। मतलब प्रोविंसेस को जो है जो भी काम करते थे उनको बताना पड़ता था। और जो मिनिस्टर्स असाइन थे, मतलब हर प्रोविंसेस को मिनिस्टर्स असाइन थे, लेकिन वो भी जो थे उनके पावर्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। और गवर्नर को जो है बना दिया गया था, हर प्रोविंस में गवर्नर को बना दिया गया था। और उस गवर्नर का काम ये था कि वो चेक कर सकता है द पावर ऑफ मिनिस्टर। आज भी आप देखोगे तो हर एक स्टेट है, हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, और एक जो होता है हमारा गवर्नर, जैसे कि हम देखते हैं यूटीज जो होती है, यूटी से यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि दिल्ली, तो उसमें एक गवर्नर होता है और एक सीएम होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी जैसे कि आप देखोगे, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, तो अक्सर क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की है, तो बेसिकली एक आइडियोलॉजी के अंदर क्लैश होता है। तो गवर्नर और सीएम का काम जो होता है इंडियन कंटेक्स्ट में वो साथ में मिलकर करने का होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है क्योंकि गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जो सीएम होता है वो तो स्टेट के लोग अपॉइंट करते हैं। तो बेसिकली जो अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के बीच में क्लैश हो सकता है, और वो क्लैश के कारण दोनों साथ में काम नहीं कर पाते, और ऐसा अक्सर होता है। अगर आप कोई भी यूटी उठा के देख लीजिए, यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर जो है आपको गवर्नर और स्टेट ऑफ, मतलब जो गवर्नर है और जो आपका है चीफ मिनिस्टर है, दोनों अलग अलग हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हो, तो आपको वहाँ पर क्लैश दिखेगा। तो बेसिकली वहाँ पर भी यही होता था कि इंटरफेयर करता था गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है काम करने के लिए मिनिस्टर्स को। और उस टाइम पे जो आज जो हम लिस्ट फॉलो कर रही है उस टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, 3 टाइप की लिस्ट इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। और फेडरल लिस्ट थी जिसके अंदर 59 सब्जेक्ट्स थे, और इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था, जैसे आर्मी, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवे, पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, सेंट्रल सर्विसेज, ये सब। और प्रिलिमिनरी जो लिस्ट थी वो थी 54 टॉपिक की, और ये 54 टॉपिक की जो प्रिलिमिनरी लिस्ट है ये प्रोविंशियल इंटरेस्ट की थी। इसमें था जस्टिस इन कोर्ट, पुलिस, प्रिजन, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड टैक्सेस एक्सेट्रा। आज आप देखोगे आपको स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट मिलती है, तो ये उसी चीज़ पे फॉर्म्ड है। और थर्ड मिलती है आपको कॉन्करेंट लिस्ट,
इसमें 36 सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें दोनों का जो है राइट होता था। ठीक है, और अगर सेंटर कोई लॉ पास करना चाहता है तो प्रोविंस का कोई राइट नहीं होगा। और इसमें जो है मैरिज, डिवोर्स, क्रिमिनल, सिविल लॉ, न्यूज़पेपर, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, ओल्ड एज पेंशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज भी आप देखोगे मैक्सिमम चीज़ें जो है वो यही है, ज़्यादा चेंज नहीं आया है। जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने 1935 के एक्ट से जो है वो बोरो की है। और गवर्नर जनरल जो है उसके पास एक राइट था कि वो किसी को भी राइट दे सकता है लॉज बनाने के लिए। तो बेसिकली इतनी पावर जो है आज के टाइम में पीएम को नहीं दी जाती, लेकिन उतनी पावर जो है उस टाइम पे जनरल गवर्नर जनरल के हाथ में जो है वो बिस्टोर्ड थी। तो इस तरीके के जो रिजर्वेशन किए गए थे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे इंडियंस को, क्योंकि जो इंडियन लेजिस्लेचर फॉर्म हुआ था वो उसको जो है बहुत सारे लॉज पास करने के लिए जो है उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके पास पावर नहीं था कि वो कोई भी लॉज पास करे। और गवर्नर जनरल के पास बल्कि ज़्यादा ही पावर था, जिसकी तरफ वो एक डिक्टेटर टाइप बन गया था और वो किसी भी मिनिस्टर या लेजिस्लेटर का पावर को लिमिट कर सकता था। तो डॉक्टर कीट की बात माने तो ऐसा समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट उस टाइम पे ये चाहती थी ताकि उस टाइम पे जो है उस टाइम पे लोगों को जो है पावर को रेस्ट्रिक्ट करना चाहती थी। ठीक है, और है ना कहीं जो है इंडियंस को भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहती थी ताकि वो लॉस ना बना सकें। और एक फेडरल कोर्ट का जो है वो भी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो बेसिकली मतलब जो इसी एक्ट के अंदर फेडरल कोर्ट का प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ। आप देख सकते हैं आज के टाइम में आप देखोगे किस तरीके से सिविल कोर्ट्स होती है, राइट। उसके अलावा आप देखोगे कि हाई कोर्ट्स होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो बेसिकली उस टाइम पे ये होता है कि फेडरल कोर्ट इसलिए होती है ताकि सेंटर और यूनियन यूनिट्स, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स है और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। तो अगर दोनों भी चीज़ों के बीच में क्लैशेस होते हैं तो क्या करेगी फेडरल कोर्ट? फेडरल कोर्ट का काम ये होता है कि वो दोनों के क्लैशेस को और डिस्प्यूट्स को जो है वो सेटल कर ले। दूसरी बात ये है कि आपको एक चीज़ पता होगी कि आज भी जैसे कि कोई भी हाई कोर्ट का डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो है हाई कोर्ट का डिसीजन जो है फेडरल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। और अगर साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम में जैसे कि क्या करती है, कोई भी प्रोविजन रहा कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसको जो है रीड करती है, समझाती है, इंटरप्रेट करती है। और तो उस टाइम पे फेडरल कोर्ट का भी यही काम था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ये आती है कि है ना, ये फेडरल कोर्ट जो है उस टाइम जैसे कि आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट है तो वो एडवाइस कर सकती है गवर्नर जनरल को। लेकिन एडवाइस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये गवर्नर जनरल की मर्जी। तो बेसिकली गवर्नर जनरल को डिक्टेटर बनाया जा रहा था यहाँ पर। और जैसे आज के टाइम में आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल फाइनल है। अगर कोई भी डिसीजन देती है तो उसको फिर हम और कहीं चैलेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फेडरल कोर्ट जो है उस टाइम पे फाइनल नहीं थी, क्योंकि उनकी अपील जो है वो प्राइवी काउंसिल इन इंग्लैंड के अंदर चैलेंज की जा सकती थी। तो बेसिकली वो इतनी अपेक्स कोर्ट नहीं थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से मॉन्टेग चैमफोर्ड के जो रूल्स आए थे 1919 के अंदर, तो उसमें किस तरीके से जो है लोगों को बांटने की कोशिश की गई है। उससे पहले भी इंडिया में बहुत सारी चीज़ों से बांटने की कोशिश की गई है। हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की गई है, सिख ईसाई को बांटने की कोशिश की गई है। उसके अलावा जो है हम देखेंगे कि कितने अलग अलग तरीके के मेथड्स लाते थे। वो चाहते थे कि इंडियंस जो है वो डिवाइडेड रहें, इसलिए कभी एक साथ आके हमारे खिलाफ लड़े नहीं। तो बेसिकली जो है ब्रिटिशर्स जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम ला रहे थे, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था 1932 में किस तरीके से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है मैकडोनाल्ड जो है वो लाते हैं कम्युनल अवार्ड। तो बेसिकली वहाँ पर उस टाइम पर उन्होंने जो है जो डिप्राइव क्लास थी उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है प्रोविज़न दिया था। लेकिन अब ये जो है जिसके खिलाफ जो है गांधी जी थे, लेकिन उसके जो है सपोर्ट में जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो बेसिकली अब जो है वो चाहते थे कि दूसरे और जगह सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो फैल जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट को कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोग जो है वो उसको अपोज करते थे। तो बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट का काम जो है वो कंट्री को बांटना था, इसलिए जो है गांधी जी इसके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहे हैं। सेकेंडली एक बात ये आती है कि यहाँ पर जो है यहीं पर जो है कम्युनल रूट्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा था। कम्युनल चीज़ों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था। और इसी की वजह से जो है होता है कि वहाँ पर जो है
वहाँ पर जो है बाद में जाकर जो है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही जो है ये बीज बोया गया, जिसके कारण बाद में जाके जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है वो उनका पार्टीशन हो जाता है। और साथ साथ 33% जो सीट्स थी वो भी जो है मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में। तो बेसिकली इस तरीके की चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे, और इसलिए कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं बाद में जाके पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है डिवाइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इंडियंस को। और इस टाइम पे जो है जो साइज़ है वो भी चेंज हो गई थी लेजिस्लेचर की। तो बेसिकली जो लोअर हाउस था, अभी आप देखते हो एक लोअर हाउस होता है जिसको हम कहते हैं लोकसभा, एक होता है अपर हाउस। तो बेसिकली जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर जो लोअर हाउस था, जैसे को उस टाइम पे बोला जाता था फेडरल असेंबली, और अपर हाउस को कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। तो बेसिकली फेडरल असेंबली के अंदर जो है फेडरल असेंबली के अंदर जो है 375 जो है रहते थे। 375 सीट्स उसमें फाइनल की गई, जिसमें 250 सीट जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी, और सिर्फ 125 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट की थी। और राज्यसभा के अंदर जो है, जिस राज्यसभा मतलब यही होता है कि राज्य मतलब स्टेट, सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा की जो नंबर था वो 260 रखा गया था, जिसमें से 104 जो है वो प्रिंसली स्टेट की थी और 156 जो है वो ब्रिटिश इंडिया की थी। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो आप, डोमिनेशन जो है वो ब्रिटिशर्स का ही है। उसके बाद 1919 के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउस दिए गए थे, लेकिन 1935 के अंदर बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी इस्टेब्लिश हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले सिर्फ और सिर्फ सेंटर के अंदर 2 पार्ट किए गए थे, और बाद में जाके जो है स्टेट में भी जो है मतलब प्रोविंसेस में भी जो है 2 पार्ट कर दिए गए थे। आज भी आप देखोगे कि एक जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। अपार्ट फ्रॉम दी सेंटर में जो है राज्यसभा और लोकसभा होती है, लेकिन उसके अलावा स्टेट में भी जो है आपको देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिलता है आपको कि 2 तरीके की सभा होती है। एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और उस टाइम से ही इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो लोअर हाउस को हम क्या कहते थे? लोअर हाउस को हम कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपर हाउस को हम कहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी स्ट्रेंथ थी 60, और मतलब बेसिकली 60 से 250 के बीच में हो सकती है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो डिफ़र करती थी कि कितना बड़ा स्टेट है। उसके अलावा राइट टू वोट भी बढ़ा दिया गया था उस टाइम पे। तो पहले के जैसे बहुत सारे लोगों को जो है वोट करने का राइट नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है वोट करने का उनको राइट दिया जा रहा था। और साथ साथ जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो पावर है वो भी इंक्रीज कर दी गई थी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे कि आज के टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, लोकसभा उसको चैलेंज कर सकती है, चेंज कर सकती है, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे जो ये 1935 का एक्ट है, ये ब्रिटिशर्स जो है वो बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है, और कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कुछ भी नहीं इसको चेंज कर सकता। और इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एटलीस्ट जो है क्या कहते हैं एक प्रपोजल बना के जो है भेज सकती है कि आप अमेंड करो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लेकिन वो जो है जो करना चाहती है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही करेगी। इसके अलावा जो है अगर इंडिया में कुछ करना चाहो तो नहीं कर सकते। और इंडियन काउंसिल का भी जो है वो एबॉलिशन हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, आपको मैंने भी पहले बताया था, आप स्क्रॉल करके फिर वापस देख सकते हो। तो बेसिकली काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जब पास हुआ था तो काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी। तो उसके बाद 1935 में उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, और जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के एडवाइजर्स के द्वारा जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है उस टाइम में जो है। और इस टाइम में काउंसलर्स जो है वो एटलीस्ट 3 या 3 से 6 के बीच में रह सकते हैं, और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की जो पावर है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया था। ठीक है, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया होता है, आप रिकॉल करिए। तो बेसिकली उस टाइम पे जो है अब थोड़ा पावर जो है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की कम कर दी गई थी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी जो प्रोविंशियल मतलब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, जो प्रोविंसेस होती है उसके ऊपर उसकी कोई पावर नहीं थी। और उसका पावर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जो उसकी पावर कहाँ तक है, लिमिटेड टू द सेंट्रल पार्ट। और यहाँ तक, और जो गवर्नर की पावर थी वो बढ़ा दी गई थी, क्योंकि जो प्रोविंसेस का जो गवर्नर था
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई थी और वो सिर्फ और सिर्फ किसको अकाउंटेबल था, टू द प्राइम मिनिस्टर। किसके प्राइम मिनिस्टर? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात हमें समझ में आ जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके साथ की जाती है। बुर्मा जो है आपको, जो आज का प्रेजेंट डे म्यांमार देखने को मिलता है, तो ये बुर्मा भी जो है वो हमारा इंडिया का ही पार्ट था। म्यांमार जो है उसको अलग कर दिया गया 1937 में, और ये इसका जो प्रोविज़न था ये 1935 में आ चुका था। और साथ में एडन एडन आपको पता है, एडन जो होता है हमारा यमन की 4th लार्जेस्ट सिटी है। उसको जो है इंडियन गवर्नमेंट से हटाकर ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, और बाद में जो है वो फिर इंडिया से अलग ही हो जाता है। और बेरार बेरार जो है हैदराबाद का एक जो है स्टेट है, वो जो है वो भी क्या कहते हैं ले लिया जाता है प्रिंस से, और डायरेक्ट कंट्रोल में लिया जाता है टू द सेंट्रल प्रोविंस। तो इस तरीके से हमारा जो है कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही थी। और इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है 1935 के एक्ट का, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कोई प्रियम्बल नहीं था, क्योंकि 1919 के अंदर जो है 1919 में ऑलरेडी जो है प्रियम्बल दे चुके थे, इसलिए उनको ऐसा लगा नहीं कि 1935 में देने की ज़रूरत है। अब 1935 का जो एक्ट है इसके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमको सामने देखने को मिलते हैं,